हेलो फ्रेंड्स। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चाइना के दौरे को 10 में से 12 अंक दे दिए हैं और बताया है कि ये बड़ा ही सफल दौरा रहा है। परंतु उसके बावजूद भी वर्ल्ड ओवर जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो कन्विंस नहीं है, खासतौर पे भारत का मार्केट। तो ऐसा क्यों है दोस्तों कि 29 अक्टूबर को फेडरल रिजर्व, जो कि अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को कम किया। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप 10 में से 12 मार्क्स दे रहे हैं अपनी यात्रा को, यानी बहुत ही सफल यात्रा बता रहे हैं वो। उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट्स गिरे चले जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बात को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट, खासतौर पे इंडिया का स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 25 को फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट आई थी। ये रिपोर्ट वैसे तो रशिया के ऊपर में, जो अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया की 2 ऑयल कंपनीज के ऊपर में, उससे रिलेटेड थी, उसके बारे में थी। ये 2 बड़ी कंपनीज थी, ल्यूकॉइल, LUKOIL, ल्यूकॉइल, और दूसरा था रोजनेफ्ट, जो सबसे बड़ी रशिया की ऑयल एंड गैस कंपनी है। इन दोनों कंपनीज के ऊपर में अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, बड़े तगड़े सैंक्शंस लगाए हैं। इनके डॉलर एक्सेस को पूरी तरीके से रोक दिया गया है और वर्ल्ड ओवर कंपनीज को आगाह किया गया है कि जो भी इनके साथ में संबंध रखेगा, व्यापारिक संबंध, तो उसके लिए भी मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। अब इस रिपोर्ट में, फाइनेंशियल टाइम्स की जो ये रिपोर्ट थी, जो जेमी स्मिथ, माइल्स मकॉर्मिक एंड एमी मैकिनन, इन तीनों ने लिखी थी, उस स्टोरी में एक जगह एक वर्णन था कि यूएस में प्लेस द प्यूनिटिव सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन चाइनीज एंड इंडियन बैंक्स, रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू द यूएस डॉलर एंड फोर्स देम टू सीवियर टाइज विद रशियन कंपनीज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में अमेरिका इंडियन बैंक्स के ऊपर में सैंक्शन लगाए, उनके यूएस डॉलर का जो एक्सेस करना है उसको रोकें, और यदि ऐसा हो गया तो दोस्तों भूचाल आ जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये होने वाला है, मैं आपको हवाला भी दे रहा हूं कि कहां से मैंने इस बात को उठाया है, क्योंकि इंडियन मीडिया में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। इसका कारण ये है कि ये स्टोरी कोई हेडलाइन के साथ में फाइनेंशियल टाइम्स में नहीं छपी थी। ये कोई दूसरी स्टोरी में छोटा सा एक पैराग्राफ था जो मैंने आपको पढ़ के अभी बताया। तो दोस्तों, यदि इंडिया के बैंक्स के ऊपर में डॉलर के एक्सेस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारे लिए कितनी मुसीबतें आ सकती हैं। इंडिया में क्रूड ऑयल 88% जो हमारा क्रूड कंजम्पशन है, ये हम बाहर से आयात करते हैं, उसके लिए हमको डॉलर चाहिए। इंडिया में सोना एक बूंद नहीं निकलता, वो भी हम बाहर से आयात करते हैं। तो ये अगर डॉलर के एक्सेस इंडियन बैंक्स को नहीं रहेंगे, तो इंडिया में जो क्रूड इंपोर्ट कर रहे हैं, जो गोल्ड इंपोर्ट कर रहे हैं, जो सिल्वर इंपोर्ट कर रहे हैं, इनकी तो खटिया खड़ी हो जाएगी। ये डॉलर लाएंगे कहां से? वैसे ही जो एक्सपोर्टर्स हैं, वो अपना माल बेचने के बाद में उसको रियलाइज कैसे करेंगे यदि इंडियन बैंक्स डॉलर को एक्सेस नहीं कर पाएगा? तो ये बहुत बड़ी न्यूज है। हालांकि इंडियन मीडिया में अभी तक ये कहीं आई नहीं है, क्योंकि किसी भी फॉरेन मीडिया ने मुख्यतः हेडलाइन के साथ में इस न्यूज को नहीं दिया है। परंतु जो लोग न्यूज को बड़ी बारीकी से पढ़ते हैं, उन्होंने ये समझ लिया है कि यह आने वाले दिनों में बहुत भारी समस्या भारत के लिए खड़ी कर सकता है। अब मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं? एक तो मैंने आपको बताया कि डॉलर एक्सेस जो है वो नहीं हुआ तो इंपोर्टर एक्सपोर्टर के ऊपर में बहुत बड़ी गाज गिरेगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, आज तक इंडिया के बैंक्स के ऊपर में कभी भी डॉलर एक्सेस के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। तो हम इसके घात को जो है वो समझ नहीं सकते कि कितना ज्यादा जो है वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा होगा ही, मैं ये नहीं कह रहा, बट फाइनेंशियल टाइम्स में ये एक पैराग्राफ जो है ये आया है, उद्धृत हुआ है, और जब से ये उद्धृत हुआ है, जब से आया है, तब से हम देख रहे हैं कि इंडियन मार्केट जो है वो डावाडोल वाली स्थिति में है। दोस्तों, साइंस डायरेक्ट करके एक रिसर्च फर्म है, उसकी स्टडी के हिसाब से अमेरिका जिन भी कंट्रीज के ऊपर में सैंक्शंस लगाता है,
उसकी जीडीपी ग्रोथ 0.5% से लेके 0.9% तक घटती है 7 साल के दौरान। और उसने ये अपना एनालिसिस किया है नॉर्थ कोरिया, आपका रशिया, फिर वेनेजुएला, ईरान, इस टाइप की जो कंपनीज हैं, क्यूबा, कंट्रीज हैं, क्यूबा, इस टाइप की कंट्रीज पे जो पुराने पहले सैंक्शंस लगे हुए हैं अमेरिका के, उससे उनकी इकोनॉमी किस तरीके से ध्वस्त हुई, उसका एनालिसिस करके इन्होंने बताया कि भाई 0.7 से 0.9% तक का इंपैक्ट पड़ सकता है, 0.5 से 0.9% तक का। वहीं देखिए अब किस तरीके से इंपैक्ट पड़ता है। अब आपका ये सवाल होगा कि भाई कैसे इंपैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो करेंसी डिप्रिशिएट होती है। आपको याद होगा कि जैसी 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर में वॉर किया था, हमला किया था, वैसे ही रशिया का जो रूबल, जो करेंसी थी, वो धड़ाम से एक ही दिन में 40% गिर गई थी। तो आपकी करेंसी भयानक रूप से डिप्रिशिएट होती है। वेनेजुएला में भी हमने देखा कि किस तरीके से डिप्रिशिएट हुई है उनकी करेंसी। वैसे ही हमने ईरान का रियाल भी देखा है कि किस तरीके से डिप्रिशिएट हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि जब भी सैंक्शन यूएसए लगाता है तो डॉलर के मुकाबले उसकी करेंसी जो है वो कोलैप्स होती है। वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको जो पहले बताया कि इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इंडिया के जो हैं वो अपने सारे पेमेंट डॉलर में सेटल करते हैं, तो इनके लिए बड़ी मुसीबत जो है वो खड़ी हो सकती है। तीसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंडिया का सिर्फ 11 महीने के इंपोर्ट के लिए ही सफिशिएंट है, 10 से 11 महीने। तो हमारे पास में इतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है कि हम उसको 2-3 साल तक खींच सकें यदि सैंक्शंस बरकरार रहे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सैंक्शन लगने वाले हैं या सैंक्शन आने वाले हैं। मैं किसी भी तरीके की र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं, परंतु फाइनेंशियल टाइम्स में जो ये पैराग्राफ छपा उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि जो पहले जिन कंट्रीज पे सैंक्शंस लगे हैं उनके अंदर में क्या हुआ है, तो ये हमें पता होना चाहिए। चौथा बड़ा कारण, चौथी बड़ी चीज होती है कैपिटल फ्लाइट, यानी जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो छोड़ छोड़ के आपके देश को भागते हैं। ईरान से भागे, रशिया से बहुत बड़े पैमाने पे जो है फॉरेन कंपनीज छोड़ छाड़ के जो है धंधा वो छोड़ के चली गई। आपको जान के हैरानी होगी कि हैरानी क्या होगी, पहले भी मैंने डाटा ये दिया ही हुआ है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडियन मार्केट में लगभग 1,40,000 करोड़ की बिकवाली की है इस साल, अभी तक जनवरी 1 से लेके अक्टूबर 31 तक, यानी शुरू के 10 महीने में 1,40,00,000 की बिकवाली की है। आपको मैंने पहले भी एक और वीडियो में बताया था कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लगभग 70 लाख करोड़ का माल जो है, शेयर जो है वो होल्ड करते हैं। 70 लाख करोड़ में सबसे बड़ा जो शेयर है 30 से 35 लाख करोड़ का, वो अकेले यूएसए से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। तो दोस्तों आप समझ जाओ कि जो सबसे बड़ा एफआई इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो यूएसए से है। तो हम किसी भी तरीके से यूएसए से पंगा लेना जो है वो हमारे लिए फाइनेंशियली अच्छा नहीं रहेगा। और पांचवी बड़ी चीज, मैंने इसके ऊपर में पहले भी वीडियो बनाया, मैं जो जिन भी मुद्दों को मैंने अभी तक बताया है इन सब पे बड़े विस्तृत वीडियोस में पहले बना चुका हूं। यदि आप पीछे जाके देखें तो, अगर आप चैनल के पुराने वीडियोस देखें तो उसमें जो पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है अमेरिका द्वारा रचित स्विफ्ट से यदि बैंक्स का एक्सेस हटा दिया जाए, बैंक्स अगर एक्सेस नहीं कर पाए स्विफ्ट को, तो आप समझ लीजिए कि एक भी इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो कर पाना इंडिया में बैठे हुए लोगों के लिए या बैंक्स के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो इट विल क्रिपल योर इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम। तो ये सारी चीजें कुछ निवेशकों के मन में है, दिमाग में है कि भाई कहीं ऐसा, हालांकि इसके होने की गुंजाइश ना के बराबर है, परंतु यदि ये हो गया तो क्या होगा। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इंडिया की मीडिया में कहीं कोई और किस बता नहीं रहा है। मुझे भी नहीं मालूम था, फाइनेंशियल टाइम्स के जरिए मुझे पता चला। वो स्टोरी जो थी वो इंडिया के ऊपर नहीं थी, इसलिए शायद
इंडिया के बाकी पत्रकारों ने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, परंतु अमेरिका के हाथ में बहुत ही शक्तिशाली वेपन है। और वो वेपन क्या है कि यदि वो चाइना और इंडिया के बैंक्स का डॉलर एक्सेस रोक दे तो बहुत बड़ी सरदर्दी खड़ी हो जाएगी। चाइना तो भी बच जाएगा। चाइना इसलिए बच जाएगा क्योंकि चाइना ने अपना अल्टरनेटिव पेमेंट, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। उसका नाम है CIPS। इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। CIPS जो है उसमें आज की डेट में 1400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो इनरोल्ड है। एक साल में $12 ट्रिलियन का फॉरेन पेमेंट जो है वो सेटल होता है चाइना के पेमेंट सिस्टम में। वहीं दूसरी तरफ रशिया जो है उसने भी अपना अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डेवलप किया है। उसका नाम है SPFS, S फॉर सिंगापुर, P फॉर पाकिस्तान, F फॉर फॉरेन, S फॉर सिंगापुर, SPFS। तो चाइना और रशिया के पास में बैकएंड पे इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए सिस्टम है। इंडिया के पास में क्या है? हमने क्या अपना इंटरनेशनल पेमेंट जो है वो सेटल करने के लिए कोई सिस्टम डेवलप किया है? मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा कह लीजिए दोस्तों की खतरनाक चीज हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जिन कंट्रीज पे अमेरिका ने पहले सैंक्शंस लगाए थे, जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया, आपका रशिया हो गया, क्यूबा हो गया, ईरान हो गया, वेनेजुएला हो गया, इन सब कंट्रीज के ऊपर में जब रिसर्च किया गया कि सैंक्शन लगने के बाद में इन पे क्या असर पड़ता है, तो देखने में आया कि भाई 7 साल के दौरान इनकी GDP जो है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होती है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लेवल पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होती है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग लेवल पे देखा गया है। 40% से लेके तो 80% तक का इनका जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाता है जिन कंट्रीज पे सैंक्शन अमेरिका लगाता है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है वो 200 से 400% बढ़ जाती है उस कंट्री में। और ट्रेड जो है यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वो 30% से लेके 50% तक कोलैप्स हो जाता है, कम हो जाता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इंडिया के साथ भी ये होगा या इंडिया पे सैंक्शन लगेगा, परंतु ये अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स जो है जिन कंट्रीज पे सैंक्शन लगा है उस पर किस तरीके का इम्पैक्ट आता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए मैं ये डाटा आपको दे रहा हूं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। दोस्तों एक तो रीजन ये था। दूसरा रीजन जो उतना ही महत्वपूर्ण है, जो इंडिया के लिए नहीं है बट ग्लोबल मार्केट के लिए है, वो ये है कि रशिया ने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्टिंग की है। समुद्र से लेके हवा सतह तक मार करने वाला, 8000 किलोमीटर तक की मार करने वाला न्यूक्लियर आर्सनल, न्यूक्लियर वेपन ढोने वाले ऐसे मिसाइल की टेस्टिंग जो है वो रशिया ने की है। और उसके पहले नॉर्थ कोरिया ने भी की। तो इस चीज को देख के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी बड़े गुस्से हुए और उन्होंने 30 अक्टूबर को ये घोषणा की कि अमेरिका जो है, अमेरिका भी अब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करेगा। अब ये न्यूज जैसी है कि अमेरिका भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग करेगा तो बहुत ही ज्यादा चिंता ग्रसित हो गया है पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी के चिंता ग्रसित होने का कारण यह है कि कहीं ये न्यूक्लियर वेपन्स की होड़ जो थी, जो शीत युद्ध के दौरान हुई थी, वैसी होड़ कहीं जो है फिर से शुरू ना हो जाए। आज की डेट में रशिया के पास में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 4300 न्यूक्लियर बॉम्ब्स उसके पास में है, जो पब्लिक डोमेन में जो इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा 3700 न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो अमेरिका के पास में, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अमेरिका ने सबसे लास्ट जो न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी वो था 1992। रशिया ने जो अपने न्यूक्लियर वेपन की लास्ट टेस्टिंग की थी इसके पहले, जो अभी हुआ उसके पहले, वो था 1990। और चाइना ने जो सबसे लास्ट टेस्टिंग की है वो है 1996। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि यदि मतलब आप ये सब समझ लीजिए कि 30 साल पुरानी, 35 साल पुरानी जो है ये सब टेस्टिंग हुए, तो अगर आप ये फिर से वैसी न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो वर्ल्ड जो है वो फिर से शीत युद्ध के एक कगार पे ना पहुंच जाए, ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो उभर के सामने आ रही है।
दोस्तों, आज तक अमेरिका ने 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। वहीं चाइना ने जो है सिर्फ 45 न्यूक्लियर टेस्ट आज तक किए। तो यदि चाइना अपनी पे आ गया, ड्रैगन अपनी पे आ गया, तो भैया फिर तो न्यूक्लियर टेस्टिंग की होड़ सी लग जाएगी। तो ये चीज जो है ये पसंद नहीं है ग्लोबल इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को, और इसका ही इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल मार्केट पे हम देख रहे हैं। और चाइना ड्रैगन हमारा पड़ोसी मुल्क है, यदि ये न्यूक्लियर टेस्ट करता है, भारत के साथ भी कोई इसके बहुत अच्छे संबंध नहीं है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही गंभीर, बहुत ही ज्यादा डराने वाली जो है वो बात है, बहुत डराने वाली बात है। मैं जो है साहब थम्सअप लेके बैठा हूँ, इतनी डराने वाली बात है। अब आप पूछोगे क्यों थम्सअप लेके बैठा हूँ? क्योंकि डर के आगे जीत है। बहुत ही वाहियात जोक था, परंतु थोड़ा सा मुझे लगा कि माहौल गंभीर हो गया है, इसलिए ये वाहियात जोक मैंने सुनाया। बट कहने का अर्थ ये है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग से पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो सकते में है, और इस सकते में आने के कारण जो है वो वर्ल्ड ओवर जो है मार्केट्स थम्स डाउन दिखा रहे हैं, खासतौर पे इंडिया का मार्केट का रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फाइनेंशियल टाइम्स में एक छोटा सा पैराग्राफ एक स्टोरी में आया था कि अमेरिका हो सकता है कि चाइना और इंडिया के बैंक्स को मजबूर कर दे उनके डॉलर एक्सेस को रोक के कि वो रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दे। ठीक है, तो इस चीज का भी संज्ञान बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने लिया है। अमेरिका का मार्केट आप पूछोगे कि फिर क्यों गिरा भाई? अमेरिका का मार्केट यदि आप देखो तो आपको नजर आएगा कि जिस दिन फेसबुक का रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले, भयानक रूप से मार्केट गिरा। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि 10 में से 12 पॉइंट मैं देता हूं अपने इस चाइना विजिट को। इसका रीजन ये है दोस्तों कि फेसबुक जो है, फेसबुक ने अनाउंस किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में इस साल वो $72 बिलियन खर्च करने वाला है। और जो थर्ड क्वार्टर है, यानी थर्ड क्वार्टर मतलब क्या हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीने में ही अकेले उसने $19.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। तो अब एनालिस्ट कम्युनिटी ये सवाल पूछ रही है कि भाई ये तो बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है, पैसे डाले जा रहे हो, डाले एआई में, इसका रिजल्ट कब मिलेगा? कब आप एआई के धंधे में पैसा डालना बंद करोगे और कब आपको जो है फल मिलना शुरू होगा? तो ये जो एक डर है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इसमें अमेरिका की कंपनी खाली पैसे डाल ही रही है, उसका फल कब मिलेगा ये कुछ नजर नहीं आ रहा। उस डर के कारण जो है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो गिरे, सभी के सभी गिरे। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट था, उसके बाद भी वो गिरा। तो उसका फेसबुक गिरा तो सभी टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स गिरे, क्योंकि ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत भारी पैसा खर्च कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का तो भी क्लाउड कंप्यूटिंग का बिजनेस है, तो समझ में आ रहा है कि भाई एआई को वो स्केल अप कर सकता है। पर फेसबुक यानी मेटा जैसी कंपनी जो है ये तो मेनली अपना रेवेन्यू जो है वह एडवर्टाइजिंग से कमाती है। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये एआई को कैसे यूज करेगा अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को बढ़ाने में। तो एआई में बढ़ता हुआ एक्सपेंडिचर जो है ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है वहां की इन्वेस्टर कम्युनिटीज के सामने कि भाई हम कितना पैसा लगाएं और कब तक हम संयम बरते। कभी ना कभी तो इनका संयम का बांध टूटेगा और ये सवाल करेंगे कि आप सिर्फ पैसे डाले जा रहे हो, इस पैसे का फल कब मिलेगा? तो दोस्तों ये भी एक बड़ा रीजन रहा अमेरिकी मार्केट को गिराने का। और इंडिया का मार्केट तो अमेरिकन मार्केट का पिछलग्गू है, जहां वहां जो होता है वही हम करते हैं। तो उसका रिजल्ट इंडियन मार्केट में भी आया। आने वाला हफ्ता जो है ये बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है। मार्केट, इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई के एकदम थोड़े से पास पहुंच के भी जो है वापस पीछे इसने 500 पॉइंट का करेक्शन कर लिया। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट कम किया 0.25%, उसके बाद भी मार्केट बढ़ा नहीं। आप पूछोगे क्यों नहीं बढ़ा? मैंने 4 दिन पहले प्रोग्राम बनाया था जिस दिन फेडरल रिजर्व की मीटिंग होने वाली थी, और उस दिन मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बाय ऑन रूमर्स, सेल ऑन न्यूज करते हैं। इसके ऊपर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं कि मार्केट आज की डेट में पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज पे पॉजिटिवली या नेगेटिवली ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करता।
या नेगेटिव न्यूज के ऊपर में ज्यादा रिएक्ट क्यों नहीं करता है, तो आप जाके देख सकते हो। दोस्तों एक और चीज आपके साथ में शेयर करनी थी। पहला जो पेड वीडियो हमने बनाया था उसको लगभग 150 दर्शकों ने देखा और बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। मैं जल्द ही क्या सेकंड जो संडे ये अभी आने वाला है यानी 9 नवंबर को दूसरा पेड वीडियो लेके आने वाला हूं। यदि आप इसको देखने की इच्छुक हैं तो आप लोग मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये पेड वीडियो रहेगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। आप मुझे यदि ये देखना चाहें तो मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों यहीं तक आज का वीडियो रखता हूं। होपफुली आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मित्रों को बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।